देखिए, पार्टी बनाने का फ़ैसला तो मेरा था ही नहीं। तो मैंने उस समय तुरंत ही वो कहा, मगर वो अमित जी उस समय भी बचते रहे मुझे मेरा जवाब देने के लिए कि बताएँगे दीदी, बताएँगे, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आपको धोखे में रख के बुलाया गया उस बैठक में और फिर उसके बाद पार्टी का ऐलान कर। मैं चुप रही क्योंकि झारखंडियत की बात थी वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी आप छोड़ दी भाषा का आंदोलन को लेकर। कांग्रेस पार्टी बाद में वो मुखर होकर आई और मुख्यमंत्री को कहा कि हमने बोकारो और धनबाद से आप हटा दीजिए भोजपुरी और मगही को। तो कहा हम तो झारखंडियत की पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो वो इल्ज़ाम लगाना कि झारखंडी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस चली गई वो गलत है पार्टी का। बिहार में भी खतियान आधारित ही आपका वो चलता है स्थानीय नीति, वहीं से तो कट के बना है झारखंड। तो यहाँ पर अगर ये बातें बेमानी कैसे हो जाती है, असंवैधानिक कैसे हो जाती है? क्योंकि हम 32 का खतियान की बात करते हैं तो 1935 के लोग घबरा जाते हैं कि 32 के ही लोगों को स्थानीय नीति निर्गत की जाएगी, यहाँ पर हम लोग तो अलग हो जाएंगे। तो ये बातों को महसूस करके, क्योंकि 36 के भी हैं, 37 के भी, अलग अलग के हैं, आगे पीछे के हैं, किसी का 32 से पहले का भी है, तो इसीलिए ये एक सिर्फ मात्र नारा है और सिर्फ खतियान आधारित ही स्थानीय नीति पे ही बातें मैं तो करती हूँ। जो खतियानी है और भोजपुरी मगही अंगिका बोलता है, तो आप ऐसा है राज्य में लोगों की संख्या या नहीं है, आप ये मानती हैं या फिर आप उनको किराएदार मानती हैं, अतिक्रमणकारी मानती हैं, क्या? हाँ देखिए, 6 अप्रैल 2022 को एक पार्टी का निर्माण किया गया, खतियानी झारखंडी पार्टी। पार्टी बनते ही उसके 4 दिन के बाद ये घोषणा हो गई कि महासचिव पद से खुद को अलग कर लिया और पूरी पार्टी से अलग कर लिया गीताश्री ओरांव ने। गीताश्री ओरांव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गीता जी, फैसला पार्टी बनाने का और पार्टी छोड़ने का, दोनों के बीच इतना कम समय रहना, तो अब तो ये भी सवाल उठेगा कि गीता जी किसी भी विषय पर बहुत जल्दी फैसला ले लेती हैं और बिना कुछ सोचे समझे। नहीं, देखिए, पार्टी बनाने का फ़ैसला तो मेरा था ही नहीं। जो ये पार्टी उस दिन हुआ था, वो मुख्य रूप से सबको ये बताया गया था कि 24 जिला से लोग आ रहे हैं, बैठक की बात हुई थी और बैठक होगा जिसमें था कि सबको सूचना दी गई है। वरिष्ठ जो हमारे साथ, हम सभी लोग जानते हैं, बेसरा जी, शैलेंद्र महतो जी और बाकी हमारे जो नौजवान साथी जो रहे हैं लगातार, जिनके साथ मैं भी जुड़ी रही, वो भी मेरे साथ जुड़े रहे, सबकी बात। मगर मैंने देखा वो लोग नहीं हैं वहाँ पर। तो मैंने अपने संबोधन में, जब ये बैनर भी नहीं लगा था, उस समय मैंने संबोधन में कहा भी कि हमारे कुछ वरिष्ठ जो लोग हैं, मुख्य रूप से जो 2 हैं जिनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और चलते हैं, उनके विचार विमर्श में भी हमारे साथ में रहते हैं, वो नहीं हैं। हमारे कुछ नौजवान साथी यहाँ पर नहीं हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने उसी समय इस बात को बोल दिया था। तब तक ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। फिर जब बैनर लगा तो ये हुआ कि पार्टी स्थापना समारोह है, तो मैंने उस समय तुरंत ही वो कहा, मगर वो अमित जी उस समय भी बचते रहे मुझे मेरा जवाब देने के लिए कि बताएंगे दीदी, बताएंगे, आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर एकदम से उनके नाम की घोषणा होती है बतौर अध्यक्ष, और उसके बाद कि हमारी अभिभावक और मार्गदर्शक के रूप में हम लोग सर्वसम्मति से गीताश्री ओरांव जी का हम लोग महासचिव के उसमें करते हैं। आपको धोखे में रख के बुलाया गया उस बैठक में और फिर उसके बाद पार्टी का ऐलान कर। पार्टी का भी ऐलान हुआ और मेरे जो है मेरे नाम की भी घोषणा जो पद के लिए पे कर दी गई, जो मैंने तुरंत उसमें नाराज़गी अपनी की भी कि ये बहुत गलत है। एक तो आपने पार्टी किस तरह से आप लोग अलग होके कर रहे हैं, और दूसरा इस तरह से बिना मुझे सूचना दिए, एक तरीका होता है। तो वहाँ मान सम्मान की भी कमी मैंने देखी और फिर भी मैं चुप रही क्योंकि झारखंडियत की बात थी वहाँ पर, कि उन्होंने कहा भी कि नहीं दीदी, हम आपसे बोलेंगे, बताएंगे क्या कारण है हमारे। एक बात है, क्या तीसरा मोर्चा की आप आवश्यकता नहीं समझती झारखंड में, या फिर आप लोगों की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप लोग को एक साथ नहीं आने दे रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आंदोलन में सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक सभी लोग यहाँ पर जुड़े और हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा रहा है कि झारखंडियत को बचाने का।
झारखंड हित को बचाने का क्या है? स्थानीय नीति अभी तक लागू नहीं हुई है झारखंडी लोगों के हिसाब से। जो इतने लंबे संघर्ष 88 वर्ष के संघर्ष के बाद झारखंड मिला, खून पसीना हमारे जो पूर्वजों ने, अगुवाओं ने बहाया एक करके, जो हमें, और इतना अपमान भी सहा, लोगों की जो कुर्बानियाँ भी इसमें हुई, तो ये सारा कुछ जब झारखंड बना तो उसी समय से ही जो इसको कोर्ट केस में फंसाया गया स्थानीय नीति को, और उसके बाद भी उसी के बाद से ये कयावत शुरू हुई कि बिहार की वैसी बोलियों को, भाषाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए जिनका कोई यहाँ पर स्थान नहीं हो। वर्तमान सरकार में पार्टी जेएमएम कह रही है कि ये मधु कोड़ा की सरकार में हुआ था, हम लोग तो कुछ नया नहीं किए, ऐसा तो कुछ नहीं बना दिया जो एकदम झारखंडियत के खिलाफ हो गया। कैसे नहीं, ये कैसी बात? भाषा का एंट्री किसने करवाया? भाषा के देखिए, वो अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको निकाल के दिखाएंगे। वो प्रोसीडिंग जो सदन में होता है ना, उसका प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होता है और कॉपीज़ आप जो भी चाहें ले सकते हैं। तो वो प्रोसीडिंग मेरे पास में है जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये इसमें चर्चाएं कर रहे हैं लोग कि यहाँ पर बोलने वाले लोग हैं तो उनकी अधिकारों को देखते हुए इन बोलियों को यहाँ पर किया जाए। वो 2003-4 से ही ये सारा कयावत, मतलब स्थानीय नीति को छोड़ के यहाँ पर भाषाओं की एंट्री के लिए जो कयावत शुरू हो गई थी उसी समय से। और फिर जब ये सारा सिलसिला चलता रहा, फिर मैं 2009 में मैं चुन के आई, 11 में ये बात आई कि झारखंडी भाषाओं को जो राजभाषा का दर्जा देना है, तो 9 भाषाओं को चिन्हित किया गया। उसमें फिर से ये बातों को वो किया डाला जाने लगा कि तो कौन डाला? आगे मैं उस समय ये सारी बातें आई, मगर ये जो है बातें खुली जब मैं मंत्री बनी और मैंने फाइल में देखा कि 2006-7 में मधु कोड़ा जी के समय में बंधु तिर्की जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने ये नोटिंग में अपना डाल दिया कि इन सब भाषाओं को भी हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी आप छोड़ दी भाषा का आंदोलन को लेकर, कांग्रेस पार्टी बाद में वो मुखर होकर आई और मुख्यमंत्री को कहा कि हमने बोकारो और धनबाद से आप हटा दीजिए भोजपुरी और मगही को, तो कहा हम तो झारखंडियत के पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो वो इल्ज़ाम लगाना कि झारखंडी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस चली गई, वो गलत है पार्टी का। नहीं, पार्टी ने पहले ये दबाव बनाया, मगर देखा कि जनमानस का आक्रोश किस तरह से, क्योंकि धनबाद बोकारो से ही वैसे बहुत सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जब उन्होंने देखा कि जनाक्रोश किस तरह से खड़ा हुआ, तब उनको मजबूरी में ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। मजबूरी में, वैसे उनका ये सारा गेम प्लान था कि इसमें दबाव बना के इसको समाहित किया जाए। ये जो सरकार वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया बनाई है या आप कह लें नियोजन नीति कि 10वीं पास और 12वीं पास झारखंड का होना चाहिए, पार्टी एक बात कह रही है कि जो स्थानीय भाषा का बैरियर लगा है वो एक तरीके से ऐसा फिल्टर है जिससे यहाँ के सिर्फ लोकल लोग ही पास हो पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ ये ना कहा जाए कि 10वीं और 12वीं पास वाले को झारखंडी मान लिया है। 10वीं और 12वीं की जब वो अपने भोजपुरी मगही में कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उनके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें खतियान की अहर्ता ही गौन हो जाएगी। और ये सिर्फ बातें यहीं पर क्यों हो रही हैं झारखंड में? आप बिहार चले जाइए ना, वहाँ पर किस तरह से झारखंडियों को मारपीट के, आज से नहीं कई वर्षों से, जब मैं विधानसभा में थी उसी समय कोई उमेश महतो जो रामगढ़ के थे, उन्होंने 7th पोजीशन वो टेट में वहाँ पर लेके आए थे, मगर उनको मार पीट के भगाया गया। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 2021 में जमुई जिला में एक नीरज कुमार जिन्होंने क्वालिफाई किया वहाँ के परीक्षा में, उनकी काउंसलिंग रद्द कर दी जाती। बाकायदा ये चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है सब जगह कि आप झारखंड के निवासी हैं इसलिए आपकी काउंसलिंग रद्द की जाती है। तो फिर एक तरफ तो यहाँ के लोग जाके क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको मारपीट के भगाया जा रहा है, चिट्ठी मुंह पे फेंकी जा रही है, और दूसरी तरफ जो है झारखंड में बोलते हैं कि अब सारे दरवाजे अब बाहरियों के लिए खोल के रखिए। तो दूसरे राज्यों में इस तरह की बातें क्यों हो रही है कि हमारे जो नियोजन है हमारे ही लोगों के लिए होगा, बाहर के लोगों के लिए नहीं होगा, विशेष रूप से झारखंडियों के लिए नहीं होगा, और बिहार के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, महाराष्ट्र के लोग, सब लोग आए यहाँ पर, यहाँ का नियोजन वो ले जाएं। जेएमएम के लोग फिर क्या करेंगे?
जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए ना। जेएमएम का सिद्धांत ही है जल, जंगल और जमीन। इसी की मुद्दे को लेकर पार्टी का निर्माण हुआ, झारखंड गठन का। आज पार्टी के अध्यक्ष हैं बाबा गुरुजी और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री भी है। तो आप लोगों की भावना या आप लोगों के डिमांड से वो खुद को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें डाली थी, बहुत सारी बातें डाली थी खतियान आधारित, 1932 का खतियान, वैसे तो वो एक मात्र एक नारा ही आज के डेट में है, क्योंकि ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं कि सिर्फ 1932 में ही सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ था, सर्वे ऑफ सेटलमेंट नहीं हुआ था, वो अन्य कालखंड में भी चलता रहा, बहुत 1833 से चला है, संथाल परगना से शुरू हुआ है, अलग अलग समय कालखंड में सारी बातें हुई हैं। बिहार में भी खतियान आधारित ही आपका वो चलता है स्थानीय नीति, वहीं से तो कट के बना है झारखंड। तो यहाँ पर अगर ये बातें बेमानी कैसे हो जाती है, असंवैधानिक कैसे हो जाती है? मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि खतियान आधारित नहीं बना सकते, वो उन्होंने कहा कि कौन सा कट ऑफ डेट लेंगे। जब अगर 32 लेंगे तो 1818 और 17 में भी हुआ, उसको क्यों छोड़ देंगे? 2005 तक इसी तरह उन्होंने कहा कि 65 में भी, 88 में भी। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे तय कर लेंगे कि 1932? ये उनको मैनिफेस्टो में डालने से पहले सोच लेना चाहिए था, जानकारी ले लेनी चाहिए थी। मगर अब वो तो अलग है, तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना, खतियान आधारित, जिनके पास भी खतियान है किसी भी समय का हो, वो यहाँ का निवासी होगा। स्पष्ट आपको 1932 का ये डेट मार्क आप नहीं दे रहे, आप खतियान आधारित चाह रहे हैं स्थानीय। उन्होंने ये मैनिफेस्टो में डाला था और ये एक नारा ही है, बस नारा बन गया है। सब लोग 1932 का खतियान चाहिए, ये बातें सिर्फ नारा ही रह गई है। हकीकत में अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति होना चाहिए। ये अब जो पहले से चल रहा था, अब कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो परिवर्तन आते ही हैं उसमें, तो इस बात में भी परिवर्तन हो ही गया है। लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि आप एक का, क्योंकि हम 32 का खतियान की बात करते हैं तो 1935 के लोग घबरा जाते हैं कि 32 के ही लोगों को स्थानीय नीति निर्गत की जाएगी, यहाँ पर हम लोग तो अलग हो जाएंगे। तो ये बातों को महसूस करके, क्योंकि 36 के भी हैं, 37 के भी, अलग अलग के हैं, आगे पीछे के हैं, किसी का 32 से पहले का भी है, तो इसीलिए ये एक सिर्फ मात्र नारा है और सिर्फ खतियान आधारित ही स्थानीय नीति पे ही बातें मैं तो करती हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं अभी। मेरा एक सवाल ये है कि भाषा को लेकर आप पहले भी जब शिक्षा मंत्री थे तब भी बात कहा था, पूर्व, हाँ, विधायक भी था तब भी। तो अब जब भाषा आ गई है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग किन किन भाषाओं को चाहते हैं कि सिर्फ उसी को यहाँ जगह मिले? सिर्फ जो 9 झारखंडी भाषाएं हैं उनको, और वैसी भाषाएं जो हमारे झारखंडी मूल की हैं, जो लुप्त प्राय हैं, खासतौर से आदिम जनजाति की जो भाषाएं हैं, लुप्त प्राय हैं, जिसके लिए यूएनओ भी चिंतित है। उनका भी चार्टर ये रहता है कि हर एक जो है भाषाओं को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो है हर एक बच्चे का भी अधिकार है कि अपनी मातृभाषा में उसकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारा है, क्योंकि देखिए, जब मैंने 2011 में इस बात का विरोध किया था तो कुछ लोग बोले कि आप बंगला उड़िया का भी क्यों कर रहे हैं। हम बोले ना हम बिहारियों का विरोध कर रहे हैं, ना हम बंगला उड़िया का किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। सब अपने अपने राज्य में करें ना। भाषा पे आधारित आपका पश्चिम बंगाल बन चुका है, उड़ीसा बन चुका है, बिहार में मैथिली भी आपका 1994 में आया है, बहुत लेट। वहाँ पर मात्र राजभाषा के दर्जा में आपका हिंदी, उर्दू और फिर मैथिली भाषा ही है। तो फिर हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। अब आप सिर्फ 9 जनजातीय भाषा चाहती है, उसके अलावा हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, ये सब नहीं? हिंदी, उर्दू तो देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उर्दू भी सर्वमान्य है। आप दूसरे राज्यों में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी इसको मुख्य भाषा के रूप में ही दिया जाता है। तो जो पहले ये 2 भाषाएं आ गई हैं, उससे इतर जो विशुद्ध रूप से झारखंडी लोगों की बोली जाने वाली जो भाषा है, जो उनकी हिंदी, उर्दू के अलावा 9 जनजातीय भाषा जो है वो रहे। और बहुत ये गलती हुई है सरकार से कि जैसे कि हिंदी को हटा के उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषा बना दिया गया है।
24 जिलों में डाल दिया गया, जबकि जो उर्दू मतलब मुसलमान समुदाय के भी लोग इस बात से अचंभित हैं कि हम लोग तो नागपुरी बोलते हैं या खोटा बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या है? मदरसा में तो अपनी आपका उर्दू को जो दर्जा है उसके हिसाब से तो मदरसा में पढ़ाई एक चीज़, मेरा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, जो खतियानी है और भोजपुरी मगही अंगिका बोलता है, तो आप ऐसा है राज्य में लोगों की संख्या या नहीं है, आप ये मानती हैं, या फिर आप उनको किराएदार मानती हैं, अतिक्रमणकारी मानती हैं, क्या? हाँ देखिए, आपका जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी रेलवे लाइन जो बिछ रही थी और आज़ादी के बाद भी जब रेलवे लाइन बिछने लगी या फिर HEC का आपका हुआ निर्माण हुआ, आर्मी का लिए अलग से जगह लेने लगी, तो बहुत सारे लोग जो है बाहर से लोगों का आगमन हुआ यहाँ पर, तो फिर वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए, वो यहाँ के स्थानीय निवासी तो हैं। मैंने कहा जो खतियानधारी हैं लेकिन भोजपुरी और मगही और अंगिका में बात करते हैं, उनको क्या मानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं, वो सर्वे का वो विषय है, ऐसे कितने लोग हैं उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे लोगों के पास क्या खतियान है, ये देखना होगा, तो उसके बाद ही फिर उस पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि ये तो बस सरसरी तौर पे हवाई जो ये सारी बातें को डाल दिया गया, थोपा गया है लोग। गीता जी का अगला रास्ता, अगला स्टैंड? अभी बस आंदोलन जो हमारे साथी हैं उनके साथ ही मैं चल रही हूँ और बस उनके साथ ही बने रहना है। जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से सबके साथ बैठ के होगा। वो जूनियर हो, चाहे वो जूनियर हो का क्या मतलब है? जूनियर उम्र, मेरे समकक्ष के लोग भी हैं, मेरे से जूनियर भी लोग हैं, मेरे से सीनियर लोग भी हैं, सब लोग हम लोग एक साथ बैठते हैं। जो भी निर्णय होगा वो सबके साथ होगा, मिलके होगा, सबका जो है बातों को रखा जाएगा। इससे अलग जाने का कोई मतलब भी नहीं था, अभी भी मतलब नहीं है। हम लोग आंदोलन को विशुद्ध रूप से आंदोलन के रूप में ही इसको चलाना चाहते हैं। जब जैसी ज़रूरत महसूस होगी तब वैसा काम किया जाएगा। तो गीता जी का मानना है कि तीसरे मोर्चे की तो ज़रूरत है लेकिन इतनी हड़बड़ी में नहीं, और जो भी निर्णय होगा, जो भी खतियानधारी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या भाषा को, वो सब एक मंच पर आए और जो वहाँ पे निर्णय हो वही अंतिम और फाइनल निर्णय होगा जो गीता जी को भी मान होगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in